हाय वेलकम बैक। तो अभी हम लोग चैप्टर 9 कर रहे हैं संयम कोर्स के अंदर, दैट इज सीक्वेंस इन सीरीज, जिसमें 9A फर्स्ट लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर जो किया था उसमें सीखा था सीक्वेंस के बारे में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है एंड इन शॉर्ट वी कॉल इट AP। तो आज सब कुछ जानेंगे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म कैसे ढूंढते हैं, उनके n टर्म्स का सम का फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जा सकता है, एंड अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं, एंड कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज। सो इन्हीं सब टॉपिक्स पे एक लेक्चर बेस्ड होने वाला है। लेट्स सी। ऑलराइट, तो अब हमें जानना है अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर शॉर्ट में कहें तो AP। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है 13579 जो कि ऑड नेचुरल नंबर्स का एक सीक्वेंस है, और इसमें आप देख पा रहे हो कि हर एक नेक्स्ट टर्म ढूंढने के लिए पीछे वाले टर्म में आप 2 ऐड कर रहे हो। इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है, उसे हम 2 यहाँ देख पा रहे हैं। तो जब दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट हो थ्रू आउट द सीक्वेंस, तो वैसे सीक्वेंस को कहा जाएगा अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो जो डिफरेंस कांस्टेंट आप देख पाते हो उसे कहा जाता है कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट AP। तो यहाँ पे आपको अगर फर्स्ट टर्म कहा जाए तो लिखना होगा A1 दैट इज फर्स्ट, A2 इज 3, एंड आप देख पा रहे हो कि A2 माइनस A1 जिसे हम कहेंगे D दैट इज कॉमन डिफरेंस, और ये है 2। एंड सिमिलरली हर एक दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का गैप अगर आप निकालोगे तो यू विल गेट द सेम D as 2। अब nth टर्म कैसे ढूंढेंगे AP का, यानी कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम उसका जनरल टर्म कैसे ढूंढेंगे, तो उसे समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे किसी भी AP को अगर जनरली लिखा जाए तो हम लिख पाएंगे क्या A, और उसमें जो कॉमन डिफरेंस D अगर माने तो उसको ऐड करने के बाद हमें सेकेंड टर्म मिल सकता है। उसी तरीके से जो थर्ड टर्म मिलेगा वो पीछे वाले टर्म में D ऐड हुआ होगा। सो बेसिकली हम सबसे पहले वाले टर्म में 2D ऐड कर पा रहे हैं। इन द सिमिलर वे हम अगर उससे पीछे वाले टर्म में D ऐड करेंगे तो व्हाट वी गेट A + 3D एंड सो ऑन। तो इसी आधार पे हम पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद हम उसके nth टर्म को ढूंढेंगे, यानी जनरल टर्म को ढूंढेंगे। तो आप ज़रा कल्पना कीजिए कि अगर हमने लिखा यहाँ पे A1 that was A actually, and now A2 that is A plus D, A3 is A plus 2D। तो आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो अगर हम AN ढूंढना चाहेंगे तो जो A का सबस्क्रिप्ट यहाँ पे N है उससे एक कम जो नंबर आएगा वो D के साथ अटैच्ड होगा। अब यहाँ देख पा रहे हो 3 है यहाँ A3 में, तो D के साथ 2 अटैच हुआ है। सो यू शुड राइट A plus N minus 1 into D। तो ये तो हुआ कि हमने इसको एक पैटर्न को ऑब्जर्व किया एंड देन हमने ये पाया कि nth टर्म इसका AN इज इक्वल टू A plus N minus 1 into D होगा। लेकिन थोड़ा कन्विंसिंग प्रूफ देखने का प्रयास करते हैं एक दूसरे तरीके से। आप यहाँ देखिए कि फर्स्ट टर्म से D ज़्यादा है सेकेंड टर्म, यानी कि हम A2 माइनस A1 को लिख सकते हैं D। Of course, in a similar way, what we write A3 minus A2, and there is again the same constant D. Then A4 minus A3, और ये भी constant क्या होगा, that is D। और अगर finally हम इसी क्रम को आगे लेके चले जाएं AN तक, so what we should write? We should write AN minus 1, and that is again D। अब आप क्या कीजिए कि इन सब को ऐड कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड के टर्म्स को राइट हैंड साइड में। सो व्हाट यू गेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कि A2 से A2 कैंसिल हो जाएगा, A3 से A3 कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज इन दोनों के अपोजिट साइंस हैं। एंड सिमिलरली ये पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा तो आपको AN-1 भी कैंसिल होता हुआ मिलेगा। अब बचेगा क्या, ये AN बच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और एक लास्ट मतलब जो फर्स्ट टर्म है A1 वो बच जाएगा। राइट हैंड साइड में कितने D आए होंगे उनका सम लिखना होगा। तो इसको तय करने के लिए क्या देखेंगे, अब देखिए यहाँ जो आप
A2 से स्टार्ट करो और n तक गए हो, या फिर समझो कि जो फर्स्ट टर्म का मतलब फर्स्ट डिफरेंस हमने लिया है उसमें A1 से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डिफरेंस में n-1 तक हम लोग पहुँचे हैं। इसका मतलब कि जो d की संख्या होगी वो कितनी होगी, n-1 होगी, और वो सभी d ऐड होके क्या मिल जाएंगे, n-1 d। एंड व्हेन यू जस्ट रीअरेंज दिस होल थिंग, a1 will go on the right hand side, so what we get, a1 plus n-1 into d. We can also write a1 as a, so what we get, the formula what we were looking for. So this is our nth term formula, a plus n-1 into d. बढ़ते हैं आगे और अब हम देखते हैं कि हम AP के सभी टर्म्स को कैसे ऐड करेंगे। अगर मान लेते हैं कि a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और लास्ट में अभी हमने ढूंढ लिया है कि a प्लस n-1 इंटू डी होगा। ये सभी टर्म्स आपको दे रखे हैं, तो ऑब्वियसली ये सीक्वेंस हैं। इन्हीं के बीच में अगर हम प्लस का साइन दे दें तो हम उसे कहेंगे सीरीज़। सो सभी सीक्वेंस के टर्म्स में अगर हम ऐड कर दें, मीन्स प्लस का साइन दे दें बीच में सभी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, तो वो कहलाएगा सीरीज़। और उस सीरीज़ का जो सम लिखा जाएगा वो उसे लिखेंगे s, दैट इज़, या फिर SN, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स या फिर सम ऑफ द सीरीज़। तो हमारा यहाँ उद्देश्य है कि SN को कैसे ढूंढेंगे। ऐसा करते हैं कि ये जो SN हमने लिखा है इसी SN को लिखते हैं एक बार और, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि जो लास्ट टर्म है उसको मैं फर्स्ट टर्म के जस्ट सामने यानी नीचे लिखूंगा, तो हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, एंड a प्लस डी के सामने मैं लिखना चाहता हूँ क्या, a प्लस, और इसके पहले वाला जो टर्म आया होगा वो होगा n-2 इंटू डी, एंड सो ऑन, एंड फाइनली आप यहाँ पे लिखोगे a प्लस n-1 इंटू डी के सामने a। अब हम लोग चाहते हैं कि SN को ढूंढें, तो हम इसको ऐड कर देते हैं दोनों को। लेफ्ट हैंड साइड में जब ऐड करेंगे SN एंड SN, सो व्हाट वी गेट इज 2SN। अगर आप इस A के साथ n-1 का कॉम्बिनेशन करना चाहते हो, सो व्हाट वी गेट, A एंड प्लस A, दैट इज 2A एंड प्लस n-1 इंटू डी। ये कब मिला, जब हमने A को a प्लस n-1 इंटू डी से ऐड किया, यानी कि हमने क्या किया कि फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट को ऐड किया है। अब a प्लस डी को a प्लस n-1 डी के साथ ऐड कीजिए, सो व्हाट वी गेट, दिस इज a प्लस a अगेन 2a, बट d और n-2 डी जब ऐड किया जाएगा तो ये मिल जाएगा n-1 इंटू डी, और ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। और आप अब अनुमान लगा सकते हो कि हर एक टर्म जो ऐड होके मिलेगा वो मिलेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमें केवल ये काउंट करना है कि ये टर्म्स कितने हैं। तो चूंकि हम कोई भी टर्म एग्जॉस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हर एक टर्म का पेयर मिल जा रहा है, और आखिर में कितने टर्म्स ऐड किए गए हैं पेयर वाइज, n टर्म्स ऐड किए गए हैं। इसका मतलब कि राइट हैंड साइड में हमारे पास जो टोटल सम मिलेगा वो मिलेगा n टाइम्स दिस 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन हमें तो SN ढूंढना था, इसलिए 2 को यहाँ से हमें हटाना होगा, तो हमें राइट हैंड साइड में ले जाना होगा उसे। तो अब ये जो फॉर्मूला है वो हमें मिल चुका है किसी भी AP के n टर्म्स के सम को फाइंड करने के लिए। सो SN का फॉर्मूला हमने ये ढूंढ लिया है। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और मैनिपुलेट करेंगे तो हमें कुछ और मिल सकता है। कैसे, आप जरा यहाँ देखिए, SN को जो छोड़ दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, n/2 को भी छोड़ दीजिए, बट यहाँ जो 2a मौजूद है उसको 2a's के सम के फॉर्म में लिखे, दैट इज a प्लस a। और अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा है कि a प्लस n-1 इंटू डी nth टर्म होता है किसी AP का, सो वी कैन जस्ट रिप्लेस an हियर,
So what we get now is Sn is equal to n by 2 a plus n, और ये एक्चुअली कन्विंसिंग है क्योंकि इसी मॉडल के हिसाब से हमने इसको फाइंड आउट किया था। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम होता है वही सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का सम होगा, एंड सो ऑन। सो व्हाई नॉट वी कैन सिंपली टेक द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम एंड जस्ट add it n by 2 times and so we will get Sn। तो आपने इन दोनों चीज़ों को समझ लिया होगा। तो अब हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं। एक तो है nth टर्म को फाइंड करने के लिए, दैट इज a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक Sn का वो फॉर्मूला है जिसमें लास्ट टर्म इन्वॉल्व नहीं है, इसमें है n by 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एक Sn का दूसरा फॉर्मूला है जिसमें लास्ट टर्म इन्वॉल्व है। तो अगर हमें लास्ट टर्म पता हो और उसके नंबर ऑफ टर्म्स पता हो उस सीक्वेंस के, तो हमें डी की वैल्यू आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम सीधे फाइंड कर लेंगे कि Sn उसका क्या होगा अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। तो बढ़ते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं कि हम उसे कैसे करेंगे। यहाँ पे दो क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस, तो दोनों को हम लोग बारी बारी समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसको मैं 2 कर दूं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द nth टर्म इन द सीक्वेंस 1 4 7 10 एंड हेंस फाइंड द 28th टर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सट्रैक्ट व्हाट इज a। सो a द फर्स्ट टर्म दैट इज 1, एंड हमें अगर कॉमन डिफरेंस ढूंढना है तो ऑब्वियसली हम किसी भी दो टर्म्स का डिफरेंस लिखेंगे। तो मान लीजिए 7 और 4 का डिफरेंस लिया तो मिल जाएगा 3, या फिर 10 और 7 का भी लोगे तो मिल जाएगा 3। तो कॉमन डिफरेंस हमने 3 पाया। उसके बाद हमें nth टर्म का फॉर्मूला रिकॉल करना होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और चूंकि हमें nth टर्म ही ढूंढना है, सो वी हैव टू ओनली रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ a एंड d। सो a इज 1, n is just n, and d is 3. All that we have to simplify it further. So what we get? 3n and minus 2. That is 3n minus 2 is the nth term of this sequence. अब हमें निकालना है इसी के आधार पे hence find the 28th term। ध्यान रहे कि जब भी hence कहा जाए, इसका सीधा सा मतलब है कि आपने जो अभी अभी डिस्कवर किया होगा क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के आंसर के फॉर्म में, उसी को यूज़ करके आपको इस क्वेश्चन इस पार्ट को प्रोसीड करना है। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर इज a20। सो फॉर a20 यू हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू 20 इन दिस डिस्कवर्ड फार्मूला। तो ये हो जाएगा 3 times 20 minus 2, and what we get 60 minus 2 that is 58। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। यहाँ ध्यान दीजिए कि जो फर्स्ट टर्म है वो -5 है और सेकेंड टर्म 0 है। यहाँ आप अगर टर्म को नहीं लिखोगे तो कन्फ्यूज़न में हो सकते हो सम को फाइंड करने के लिए, और इसी उद्देश्य से ये एग्जाम्पल लिया गया है। d की वैल्यू हो जाएगी 5। टर्म को लिखने का मतलब क्या था ये समझिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आप 0 को यहाँ से निकाल के ये कहो कि 20 टर्म्स का सम फाइंड कीजिए, तो उस केस में फिर 0 सेकेंड टर्म नहीं होगा, 5 सेकेंड टर्म हो जाएगा। और आपको अब आगे जो 20वां टर्म इस सीरीज़ में दिखना चाहिए, वो 0 को हटाने के बाद जो सीरीज़ बनेगा उसमें वो 19वां टर्म होगा, और इस तरीके से वो उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके सम को फाइंड करने के समय। इसलिए कोई भी टर्म हो उसको आप एक्सक्लूड नहीं कर पाओगे, भले हो उसका इफ़ेक्ट पूरे टोटल सम पे पड़ता हो या नहीं पड़ता हो। तो यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। पहले S20 निकालना है। सो पहले हम Sn का फॉर्मूला रिकॉल करेंगे, n by 2 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या है भाई 20, सो विल राइट 20 by 2 एंड 2 इंटू a इज -5 times 2 एंड n की वैल्यू फिर से 20, तो ये हो जाएगा 19 times 5। ये हो जाएगा 10 और 10, और ये 85 में से 10 और 95 में से 10 गया 85, सो ये हो जाएगा 850। ऑलराइट, अब जरा इसको ऐसे समझते हैं। आप अगर ये समझते हो
कि -5 और -5, 0 और 5 ये तीनों मिला के जो हैं वो कुछ सम में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप -5, 0 और 5 को ऐड करोगे तो यू विल गेट 0 अगेन। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि आप अगर 10 से लेके आगे तक के टर्म्स को ऐड करोगे, कितने टर्म्स को? 17 टर्म्स को, बिकॉज आप यहाँ से तीन टर्म्स निकाल रहे हो, तब जाके वो जो सम मिलेगा वो S20 का सम के बराबर होगा। तो इसको भी ज़रा वेरीफाई करके देखते हैं कि ये वाकई में सही है क्या। आपको ध्यान रहना चाहिए कि अगर हम S17 लिखेंगे तभी काम करेगा, बिकॉज -5, 0 और 5 ये तीनों टर्म्स हैं, भले ही उनका इफेक्ट सम में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप 20 टर्म्स 10 से शुरू करके लिखना चाहोगे तो उस केस में फिर 3 पॉजिटिव टर्म्स आगे ऐड हो जाएंगे और वो जो सम टोटल होगा वो एक्सीड कर जाएगा 850 से। आपको ये ध्यान रहना चाहिए। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ कि -5, 0 और 5 भले इस सम में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनका पोजीशन है और इन्हीं के आधार पे 20 टर्म्स लिखे जाएंगे। तो अब अगर हम नए सीरीज़ को इम्प्रोवाइज वर्जन में लिखें, दैट इज़ 10, 15, 20 एंड सो ऑन, जिसमें हमें S17 लिखना चाहिए और ये सम एग्जैक्टली S20 के बराबर आना चाहिए। देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10/2, देन 2 into 10 plus n-1, that is not 10/2, it should be 17/2, my bad। और यहाँ हो जाएगा कितना? 17 - 1 and into 5। 17/2 is just 17/2, ये हो जाएगा 10 और 16 85, सॉरी 20 और 16 85, ये हो जाएगा 100। तो 17 गुने 50 एंड सो आंसर इज अगेन 850। यू गेट इट। आशा करता हूँ कि आपने समझ लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब हमें कुछ जाननी है प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है अपने ही द्वारा बनाए गए एक PDF यानी कि नोट्स में से। तो उस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो एक एक्चुअली मैथमेशियन के ब्लॉग का साइट है, तो वहाँ पे मैंने डाउनलोड का पेज दिया है जहाँ पे आपको पूरे मटेरियल्स डाउनलोड करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो उसी नोट में से मैंने इसको कॉपी कर लिया ताकि मुझे लिखना पड़े। मैं इसमें समझा देता हूँ, अगर आप नोट डाउनलोड करके भी देखोगे तो वहाँ से भी आप समझ सकते हो। देखते हैं, अगर कुछ टर्म्स AP में हो तो इस तरीके का कोई भी ऑपरेशन किया जाए तब भी वो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो मिलेगा वो AP में मिलेगा। कैसे? अगर हम कोई कांस्टेंट K लेते हैं और सभी टर्म्स में उसको ऐड करते हैं सीक्वेंस के, मान लीजिए कि कोई सीक्वेंस मैंने लिया 3, 5, 7 एंड 9 AP में है और सब में मैंने सपोज कि ये 4 ऐड कर दिया, तो दैट विल बी 7, देन 9, देन 11 एंड देन 13, और इस तरीके से फिर से रिजल्टिंग सीक्वेंस AP में ही आएगा। तो आप यहाँ पे इस बात को समझ गए होंगे कि अगर हम कोई K ऐड करेंगे कोई कांस्टेंट तो AP में रहेगा। और इसमें एक बात और कि जो रिजल्टेंट सीक्वेंस मिलेगा AP में उसका कॉमन डिफरेंस भी प्रीवियस AP के कॉमन डिफरेंस के बराबर ही रहेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी यही काम करेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन डिफरेंस उतना टाइम्स बढ़ जाएगा लेकिन फिर से वो रिजल्टिंग सीक्वेंस AP में ही रहेगा। अगर डिवाइड करेंगे किसी भी कांस्टेंट से तब भी वो AP में रहेगा। ये तो पहला पॉइंट हुआ, उसके 4 पार्ट्स हैं। अगर हम कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस AP में रहने वाला है। अगर 2 सीक्वेंसेस लिए गए हैं और दोनों AP में हैं, पहला सीक्वेंस A का है, दूसरा सीक्वेंस B का है, तो लाइक A1 A2 टिल AN AP में और B1 B2 टिल BN AP में, तो दोनों को अगर कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के आधार पे ऐड किया जाए, जैसे A1 को B1 से, A2 को B2 से एंड सो ऑन, तो फिर से ये रिजल्टिंग सीक्वेंस AP में होगा। और अगर उसी तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स वाइज सब्ट्रैक्ट किया जाए तब भी वो AP में रहेगा। सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज सेम, और ये आपने समझ लिया है। फर्स्ट टर्म
और लास्ट टर्म का जो सम होगा सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म के सम के बराबर होगा एंड सो ऑन। जैसे कि मान लो कि 1, 5, 9, 13, तो अगर आप फर्स्ट और लास्ट को ऐड कीजिएगा तो ये मिलेगा 14, और यहाँ भी फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड लास्ट को ऐड कीजिएगा तो मिल जाएगा फिर से 14। तो आप ये वेरीफाई कर सकते हो एक लंबे सीक्वेंस को लेके भी। अगर 3 टर्म्स एपी में पूछे गए हैं तो उस केस में मिडिल टर्म से सिमेट्रिक टर्म्स आप कैसे लिख पाओगे? तो आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर 3 टर्म्स पूछे जाएंगे तो लिखना चाहिए a-d, a और a+d, ये मानते हो कि कॉमन डिफरेंस हमने d लिया है। और अगर 4 टर्म्स पूछे जाएंगे कि एपी में है तो आपको लिखना चाहिए a-3d, a-d, a+d और a+3d की सिमेट्री बना रहे, और इसमें हम ये मानेंगे कि कॉमन डिफरेंस 2d है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारे पास 3 टर्म्स दे रखे हों एपी में और उसका सम गिवन हो तो इसको सम करेंगे तो d और d कैंसिल हो जाएगा और एक सिंपलर कैलकुलेशन मिलेगा क्वेश्चन को हैंडल करने के दौरान। तो बस इसका यही फ़ायदा है। बढ़ते हैं आगे। प्रॉपर्टीज़ के आधार पे इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे समझते हैं। पूछा गया है कि अगर ए बी सी ए पी में है तो हमें प्रूव करना है कि 1/BC 1/AC एंड 1/AB आर इन ए पी। तो हमें क्या करना चाहिए देखते हैं। अगर ए बी सी ए पी में हमें लाना है नीचे बी सी, तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी को पहले लिखेंगे ए पी में, आर इन ए पी। और आप जानते हो कि किसी भी नंबर से, किसी भी कांस्टेंट के से अगर हम डिवाइड कर दें थ्रू आउट तब भी वो ए पी में रहेगा। सो क्यों ना हम ए बी सी से डिवाइड कर दें, तो ए बाई ए बी सी लिख सकते हैं यहाँ पे, बी बाई ए बी सी एंड सी बाई ए बी सी, तब भी तो ए पी में रहेगा ना। और आप देखो कि सिंप्लीफाई होकर क्या आ गया, जो आना चाहिए था 1/BC 1/AC एंड 1/AP AB आर इन AP इनफैक्ट। इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर से पूछा गया है B + C - A by A। लेट मी राइट इट। 3 टर्म्स AP में हमें शो करना है कि 1/A 1/B और 1/C AP में। ध्यान दीजिए कि यहाँ पहले से ही A B C डिनोमीटर में है, और अगर ये AP में है तो हमें ऊपर में से जितने टर्म दे रखे हैं वो हटाना पड़ेगा किसी तरीके से बिना डिनोमीटर को डिस्टर्ब किए हुए। तो AP में हम ला सकते हैं 1/A 1/B और 1/C को। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए देखिए, हमें इसको सिमेट्रिक करना होगा। और सिमेट्रिक इन द सेंस कि अगर न्यूमरेटर हम सेम बना दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ A सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ B सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ C सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो क्यों ना मैं इस तीनों के न्यूमरेटर को A + B + C बना दूँ। इसका तरीका क्या होना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ कि सब में 2 ऐड कर दे रहा हूँ। तो आपने तो पहले ही प्रॉपर्टी सीखा है कि कोई भी कांस्टेंट अगर ऐड किया जाए स्टिल द सीक्वेंस इज इन AP। तो ऐसा करने से कोई दोष नहीं लगेगा हमें, तो अभी भी हम इसको सेफली लिख सकते हैं कि आर इन AP। लेकिन जब 2 ऐड किया गया तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो व्हाट वी गेट हियर, लेट्स सी 2A and plus this whole thing, so what we get, B + C + A, isn't it? Because -A + 2A बन जाएगा A। In the similar way यहाँ मिल जाएगा C + A + B by B एंड यहाँ A + B + C by C। तो हमारा जो उद्देश्य था कि हम तीनों के न्यूमरेटर को सेम बना दें, तो हमने वो ला दिया है A + B + C, A + B + C, A + B + C। हमें चाहिए न्यूमरेटर में 1 1 एंड 1, सो ऑफ कोर्स उसी सेम पाए गए न्यूमरेटर से डिवाइड कर देंगे। तो ये मिल जाएगा क्या, 1/A 1/B एंड 1/C। और यहाँ मैं सीधे कर क्या रहा हूँ, डिवाइडिंग बाय A + B + C थ्रू आउट। सो व्हाट वी गेट, आर इन AP। तो ये मैनिपुलेशन थोड़ा सा आपको लॉजिकली और रैशनली सोचने के लिए प्रेरित करता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई कीजिएगा तो आपका मैथमेटिकल स्किल भी बढ़ेगा। एनीवेज बढ़ते हैं आगे।
अगला टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के आधार पे ही हम जिसे बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या है ये समझते हैं। मान लीजिए मैंने दो नंबर लिया ए और बी और उसके बीच में एक नंबर लिया, सपोज कीजिए कैपिटल ए, और अब मैं चाहता हूँ कि जो ये तीन टर्म्स हैं वो एपी में आ जाएं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर ये एपी में है तो हमें क्या समझना चाहिए कि ए, कैपिटल ए में से ए का जो डिफरेंस होगा वो बी में से ए का डिफरेंस आएगा, उसके बराबर होगा। एंड वी विल जस्ट rearrange everything, we will get 2a is equal to a plus b, जिससे a की वैल्यू मिलेगी a plus b by 2, and so what we get here, this a is called actually am, यानी कि arithmetic mean of a plus b by a and b. so arithmetic mean जो कि हम a भी बोल सकते हैं is arithmetic mean of a and b. That's it. जैसे अगर मैं कहूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे आपसे मैं पूछूं कि 3 और 7 का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, so what we have to do only is to find the average of these two things and that we will get 5. तो अरिथमेटिक मीन सिंपली हम दो नंबर्स का एवरेज निकाल रहे हैं, तो आप इसको भी समझ गए होंगे। कई बार हमसे पूछा जाता है कि आपके पास दो नंबर्स गिवन हैं और उनके बीच में कुछ टर्म्स आपको इंसर्ट करने, जिससे कि रिजल्ट जो मिले वो एक अरिथमेटिक सीक्वेंस के फॉर्म में आ जाए, जो सीक्वेंस अब मिल रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा समझिए। सपोज कीजिए कि हमारे पास फिर से, अगर एक जनरलाइज वर्जन में समझना चाहते हैं, तो सपोज कीजिए कि मैंने ए और बी के बीच में n नंबर ऑफ टर्म्स को इंसर्ट किया है, मतलब n एज को इंसर्ट किया है, A1 से लेके n तक का, और आप चाहते हैं कि ये सभी किस में आ जाए, AP में आ जाए। तो जब ये सभी AP में आएंगे तो अब हम AP के प्रॉपर्टी के आधार पे सबको ढूंढ पाएंगे। कैसे? आपको पता है कि ये जो B अब होगा वो n+2th टर्म होगा, बिकॉज A से लेके B तक के सभी टर्म्स AP में हैं और n टर्म्स आपने इंसर्ट किया है। तो अगर आप इसका काउंटिंग शुरू करोगे इस फर्स्ट टर्म को मानते हुए, तो उस पूरे रिजल्ट का जो फर्स्ट टर्म होगा वो होगा A, एंड जो n+2th टर्म होगा वो हो जाएगा B, जिससे हम इस B को A के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज A प्लस n+2 - 1 इंटू D। इससे फ़ायदा क्या होगा? हमें यहाँ पे तीन चीज़ें अवश्य ही पता होंगी। ऐसा क्यों? बिकॉज जब भी आपको कहा जाए कि इंसर्ट मोर देन 1 नंबर्स बिटवीन गिवन 2 नंबर्स, तो उस केस में 2 नंबर्स तो दिए जाएंगे ना, और कितने नंबर्स इंसर्ट करने हैं वो भी दिए जाएंगे। इसका मतलब आपको B प्रोवाइडेड होगा, A प्रोवाइडेड होगा और N प्रोवाइडेड होगा, और इसके आधार पे आप D निकाल सकते हो। सो व्हाट वी गेट D हियर एज द फॉर्मूला, दैट इज B माइनस A, इस A को इधर ले जाने के बाद और इस n+1 से डिवाइड करने के बाद जो इस B माइनस A और n+1 का रेशियो मिलेगा वो हो जाएगा D, और D मिलते ही हमारा काम बन जाएगा। क्यों? बिकॉज A1 को आप अगर लिखना चाहो, दिस फर्स्ट इंसर्टेड नंबर इज जस्ट A प्लस D, एंड सो A प्लस B माइनस A बाई n+1। अब मैं आगे के टर्म्स को लिखना नहीं चाहता। आप समझ रहे हो कि A2 क्या होगा? फिर से इस A1 में D ऐड कर देंगे, सो व्हाट वी गेट इज A2 एंड सो ऑन। तो अब इसके आधार पे मैं इक्वेशन बता देता हूँ कि कैसे करेंगे। देखिए, पूछा गया है इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 2 and 20 so that the resulting sequence is an AP. So what we have to do now, we have to find D first. तो यहाँ पे A जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, और हम 5 टर्म्स 2 और 20 के बीच में इंसर्ट कर रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे टोटल वो हो जाएंगे 7, यानी कि जो 7th टर्म होगा वो हो जाएगा 20।
Okay, so what we get now, a7 is equal to a plus 6d. a7 की वैल्यू तो 20 हमने पहले ही लिखी है, a है 2 और जिससे आपको d की वैल्यू मिल जाएगी 20 minus 2 by 6, and so what we get, d is equal to 3. d की वैल्यू 3 मिल गई, तो जो फर्स्ट इंसर्टेड नंबर होगा दैट इज कॉल्ड a1, लेट अस से, तो इस a1 को क्या लिखना होगा, 2 plus 3, and so it is 5. Then a2 is 5 plus 3, that is 8. a3 is 8 plus 3, that is 11. And a4 is 14. And a5 is 17. That's it. तो यही 5 टर्म्स आपको मिल गए हैं a और b के बीच में, यानी कि 2 और 20 के बीच में, दैट इज 5, 8, 11, 14 एंड 17, जिससे कि 2 और 20 के बीच में इनको डालने से जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगा वो ए पे मिल जाएगा. दैट्स इट. ऑलराइट, सो दिस वाज लेक्चर नंबर 9B, जिसमें हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पूरी कहानी देखी और हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से जितने रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो सब कुछ समझ लिया है. इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 9C, वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो अगले लेक्चर में मिलते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के साथ. सो टिल देन यू हैव टू टेक केयर एंड कीप डूइंग मैथमेटिक्स विद संयम. थैंक्स, बाय.